हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज के वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे। इसमें हमने पहले ही कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम आगे के टॉपिक करेंगे। तो हमने पहले टॉपिक कर लिए थे स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक। आज के टॉपिक हमारे हैं यहाँ से समय की माप। समय की माप कैसे करेंगे, कैसे पुराने टाइम में समय की माप होती थी और आधुनिक समय में कैसे समय की माप होती है, ये सब हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय की माप से हमारा क्या तात्पर्य है? समय की माप से हमारा तात्पर्य है कि काल अंतराल की माप से। काल का मतलब भी समय ही होता है। बोलचाल की भाषा में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। मतलब जो समय का अंतराल है उसी के मापन के बारे में हम बात करते हैं। तो एक माह के काल अंतराल को कैसे मापेंगे, एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापेंगे? तो हमारे जो पुराने टाइम में बुजुर्ग हुआ करते थे वो छाया देखकर दिन का अनुमान लगाते थे। पूर्वज थे, उन्होंने प्रकृति की बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उन्होंने ऐसा देखा कि जो प्रकृति में बहुत सी घटनाएं होती हैं वो एक निश्चित अंतराल पर अपने आप को स्वयं को दोहराती हैं। तो उन्होंने पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है और एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। इसी प्रकार एक अमावस्या नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई। और क्या हुआ फिर? एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। तो हमारे पूर्वजों ने देखा जो प्रकृति की बहुत सी घटनाएं हैं वो एक निश्चित समय अंतराल पर होती हैं। जैसे सुबह सूर्योदय होना, शाम को सूर्यास्त होना, अमावस्या का होना, पूर्णिमा का होना, और उसके बाद में सूर्य का जो चक्कर होता है, सूर्य की जो परिक्रमा होती है, पृथ्वी जो सूर्य की एक परिक्रमा, उसको क्या कहा गया? एक वर्ष का समय कहा गया। तो इस तरीके से उन्होंने अपने समय की गणना करना स्टार्ट किया। हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। अब हम सिर्फ एक दिन को ही नहीं, एक दिन में भी छोटे छोटे समय अंतरालों को मापते हैं तो हमें उसके भी मापन की आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ ही हैं जिनसे हम सभी लोग समय को मापते हैं। तो क्या आप यह जानते हैं कि घड़ी कैसे समय को मापती है? घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग होता है। तो घड़ी किस तरीके से हमें छोटे से छोटे समय अंतराल को बता देती है, उसमें आवर्ती गति का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? आवर्ती गति का। तो सबसे पहले यहाँ पर दीवार घड़ी दिखाई गई है। आज के टाइम पे जो आ गई हैं वो है डिजिटल घड़ी। तो इस तरीके की भी घड़ी आजकल हम यूज़ करते हैं। तो पुराने टाइम में किस प्रकार से समय को मापा जाता था आपने देखा। और घड़ी में किस चीज़ का प्रयोग होता है? आवर्ती गति का होता है। आवर्ती गति एक चिर परिचित उदाहरण है किसका? सरल लोलक का। तो सरल लोलक के बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है। तो आवर्ती गति किस में पाई जाती है? सरल लोलक में पाई जाती है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। सरल लोलक को कैसे बनाया जाता है? धातु के छोटे गोले लिए जाते हैं और पत्थर के टुकड़े को भी लिया जाता है और फिर एक स्टैंड से धागे द्वारा इसको बांध करके बनाया जाता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। धातु के गोले को हम क्या कहते हैं? लोलक का गोलक कहते हैं। तो इस तरीके से सरल लोलक का निर्माण होता है और फिर वहाँ पर हम आवर्ती गति देखते हैं। लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक और ले जाकर मुक्त करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। और फिर क्या होता है कि सरल लोलक की यह गति आवर्ती या दोलन गति का एक उदाहरण है। जब वो इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है तो इसी गति को हम आवर्ती या दोलन गति कहते हैं। अब जब लोलक का गोलक अपनी
गोलक अपनी माध्य स्थिति O से आरंभ करके A तक, फिर A से B एवं B से वापस O पर आता है, तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया। मतलब लोलक ने एक आवर्तकाल, लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका एक गोलक एक चरम स्थिति A से दूसरी चरम स्थिति B पर हो और B से क्या होता है, B से वापस A पर आ जाता है। तो सरल लोलक का एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहा जाता है। तो जब सरल लोलक A से B पर आ जाता है और B से A पर आता है फिर से वापस से, तभी हम इसको बोलते हैं कि उसका एक आवर्तकाल पूरा हो गया। तो यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि इस तरीके से ये एक गोल धातु का गोला होता है और फिर इसको हम एक तरफ से पकड़ के मुक्त करके छोड़ देते हैं और फिर ये इस तरीके से आगे को गति करता है और फिर जब ये वापस आ जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। इसका एक आवर्तकाल बोलते हैं। एक सरल लोलक है और दोलन करते समय लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियां इस प्रकार से होती हैं। तो इस यहाँ से चल के जब ये वापस आ जाता है तो ये इसका एक आवर्तकाल होता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है कि लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेनी है, एक सरल लोलक बनाना है और कोई पंखा, पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद करना है। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर से विराम स्थिति में आने देना है। गोलक के नीचे फर्श अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह के रूप में अंकित कर सकते हैं कि ये किस तरीके से गति कर रहा है। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होती है। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी का हम उपयोग कर सकते हैं। लोलक को गति में लाने के लिए हम क्या करेंगे, गोलक को पकड़ेंगे और धीमे से एक और ले जाएंगे और फिर आप गोलक को विस्थापित कर रहे हैं तो इसमें इसमें बंधी हुई डोरी तनी होनी चाहिए। अब गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कर देना है, मतलब आपको जहाँ से विस्थापित करना है डोरी वहाँ से तनी हुई होनी चाहिए और फिर वहाँ से मुक्त करने का मतलब है धीरे से छोड़ देना है। गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं देना है। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कर लेना है और माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति को भी नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है। फिर क्या होगा कि लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में जो इतना समय लगेगा उसको लिखना है और फिर अपने प्रेक्षण केवल एक नमूना है, आपके प्रेक्षण इससे भिन्न भी हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3 से 4 बार दोहरा लेना है और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिख लेना है कि 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल हमें प्राप्त कर लेना है। तो लोलक का आवर्तकाल किस तरीके से प्राप्त करेंगे कि 20 दोलनों को 20 से भाग देंगे और एक दोलन में लगा समय निकाल लेंगे। तो ये है डोरी की लंबाई 100 सेंटीमीटर और 20 दोलनों में लगा समय 20 दोलनों में लगा समय इन्होंने लिया है कि 20 दोलनों में लगा समय 42, तो आवर्तकाल हो गया 2.1। और अगर हम 40 लेते हैं तो हमें आवर्तकाल मिल जाएगा 2 और अगर हम 44 लेते हैं तो हमें आवर्तकाल मिल जाएगा 2.2। मतलब हमारे जो लोलक हैं इनका जो आवर्तकाल है वो अलग अलग आ रहा है। 42 लिया तब 2.1 आया और जब हम 40 लेंगे तब यहाँ पर 2 आएगा इसका आवर्तकाल और अगर हम 44 लेते हैं तो 2.2 आएगा। तो इस तरीके से ये इसकी गणना होती है। तो क्या होता है कि हर बार लोलक का जो आवर्तकाल है वो समान नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्टज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। तो इन घड़ियों से जो समय मापा जाता है वो पहले की घड़ियों के अपेक्षा इस टाइम की जो घड़ियां हैं उनका समय काफ़ी यथार्थ होता है, मतलब सही होता है। समय तथा चाल के क्या मात्रक होते हैं, तो समय का मूल मात्रक सेकंड होता है।
इसे हम एस से डिनोट करते हैं। समय के बड़े मात्रक मिनट हैं इस और घंटा हैं। आपको पता है कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चाल का मूल मात्रक क्या है? चूँकि चाल दूरी बटे समय है तो चाल का मूल मात्रक m/s यानी कि मीटर पर सेकंड है। वास्तव में हम इसे अन्य मात्रकों मीटर, मिनट, किलोमीटर पर आवर से भी व्यक्त कर सकते हैं। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, ना कि 50 kms। 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, ना कि 8 cms। तो हम इनको क्या करते हैं, एक वचन में ही लिखते हैं, जिसमें हम किलोमीटर और सेंटीमीटर ही लिखते हैं। विभिन्न मात्रकों का उपयोग समय के अनुसार किया जाता समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं होगी। 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा कितना बड़ा होता है? जोर से हम अगर बोलें कि 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप इनका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है। स्पंदन का मतलब है धड़कती है। तो आगे देखते हैं इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है। किस खोज के विषय में? लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीली के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन को पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज यानी कि स्पंद धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस प्रेक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा दे दी थी और कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप है। जो आज हम घड़ियां देखते हैं ये लोलक युक्त घड़ियों का ही परिष्कृत रूप है। तो ये जंतर मंतर पे नई दिल्ली में धूप घड़ी है और रेत घड़ी इस तरीके से हुआ करती थी और जल घड़ी भी हुआ करती थी इस तरीके से। पुराने टाइम में ये सारी घड़ियों का यूज होता था। बच्चों में यह कुछ अधिक देर तक हो सकती है। जो धड़कन है वो बच्चों में कुछ अधिक देर तक हो सकती है, बाकी वयस्कों में समान समय लेती है। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय के मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी इस प्रकार की घड़ियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न ने अपने डिजाइन अलग अलग प्रकार से इन घड़ियों के डिजाइन बनाए हैं। तो ये आपने देख ली सब कि रेत घड़ी इस तरीके का डिजाइन में है और धूप घड़ी इस तरीके से है और उसके साथ साथ जल घड़ी इस तरीके से बनाई गई। तो सबके अलग अलग डिजाइन है। अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है चाल मापना। समय तथा दूरियां कैसे मापते हैं? वस्तु की चाल कैसे परिकलित करते हैं? फर्श के अनुदिश किसी गतिमान गेंद की चाल हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो हम यही देखेंगे कि चाल को हम कैसे मापते हैं। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। चाक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचनी है और अपने मित्र से कहना है इस रेखा से 2 मीटर दूर खड़े हो। अब मित्र से कहिए कि फर्श की अनुदिश सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काएं। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है, जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों समय नोट करने हैं। मैं सीधे से आपको इसकी जो टेबल है उसके बारे में बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर ABCD इस तरीके से हम लिख लेंगे और अगर गेंद द्वारा चली गई दूरी हम 5
5 मीटर लेते हैं और उसका समय 5 सेकंड लेते हैं, तो चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया समय मतलब 5/5 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। और इसी के साथ अगर हम बी ऑप्शन में 4 मीटर लेते हैं और 4 सेकंड समय लेते हैं तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। फिर अगर हम सी में 8 लेते हैं, 8 गेंद द्वारा चली गई दूरी 8 मीटर लेते हैं और समय अगर हम 6 सेकंड लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा वो 1.4 हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर हम 9 लेते हैं नेक्स्ट वस्तु 9 मीटर और अगर 7 सेकंड में वो चली है तो यहाँ पर वो आंसर आ जाएगा 1.28। और अगर हम 6 लेते हैं, मान लीजिए कि ई वस्तु हम 6 मीटर चलती है और 4 सेकंड में चलती है, तो इसकी जो चाल आएगी वो 1.5 इसकी चाल होगी। तो इस तरीके से हम इसको एक गतिमान गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा उसका लिया गया समय, इससे हम क्या करते हैं, चाल को निकालते हैं। तो चाल का क्या यहाँ पर फार्मूला है, तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। तो अब हम देखेंगे आपने अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल में तुलना अपने मित्र की चाल से करनी है। इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तभी आप जान पाएंगे कि इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो जाएगा। आप किसकी चाल सबसे अधिक है, आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। कुछ जीवों की चाल किलोमीटर पर आवर में दी गई है, आप स्वयं इनकी चालों को मीटर पर सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एनसीईआरटी में सारा कुछ दिया गया होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे सीटेट एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं। तो मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी जहाँ से आप सब कुछ पढ़ लेंगे। मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही डिस्कस करूँगी। सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड है। अब ऐसी विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध हैं जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतराल को माप सकती हैं। इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल को माप सकती हैं। ऐसी घड़ियां भी हमारे पास हैं। आपने माइक्रो सेकंड तथा नैनो सेकंड जैसे शब्द सुने होंगे, तो ये माइक्रो सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। एक माइक्रो सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। उनका उपयोग वैज्ञानिक रिसर्च के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग के समय अंतराल को माप सकते हैं। तो हमारी सबसे छोटी जो टाइम की इकाई होती है वो नैनो सेकंड होती है। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समय को शताब्दियों तथा सहस्त्र शताब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्रायः अरब वर्षों में हम लोग व्यक्त करते हैं। उन काल अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड ये सब क्या होते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ वस्तु दी गई हैं। है कि एक किलोमीटर पर आवर से अगर हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, तो अगर हम किलोमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हम घंटे से सेकंड में चेंज करते हैं तो वैसे तो 3600 होता है, लेकिन हम यहाँ पर 60 × 60 करते हैं जैसे इसमें लिखा गया है। तो ये मीटर पर सेकंड में, आवर से सेकंड में चेंज करने के लिए इस तरीके से करते हैं। किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से गुणा करते हैं और घंटे से सेकंड में जाने के लिए हम 60 × 60 करते हैं, जिससे हम ये सारा चाल निकालते हैं। तो इस तरीके से चाल निकलती है। तो आप लोग भी इसको करके देख सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पर आएगा 31.11 मीटर पर सेकंड और इसके साथ यहाँ पर अगला जो हमारा होगा वो 11.66 करके इस तरीके से सारे आएंगे। तो ये सब आप निकाल सकते हैं। मैंने बता दिया कि किस तरीके से निकला है, मतलब 112 × 1000 और 60 × 60 इस तरीके से करके आपको सारे निकाल लेने हैं। ओके, तो आप ये सारी कैलकुलेशन कर लेना है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। तो दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो वही है कि लिया गया समय दूरी बटे चाल।
इस तरीके से ये फार्मूले हैं, इनको याद रखना है। आगे देखते हैं। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर भी मीटर देखे जा सकते हैं। किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। इनमें से आप किसी एक मीटर के एक कोने पर 1 किलोमीटर पर आवर लिखा है। इसे क्या कहते हैं? चाल मापी स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो स्पीड को मापता है उसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। इससे सीधे ही किलोमीटर पर आवर में इसकी चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें अन्य एक मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को पथ मापी या ऑडीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडोमीटर। ऑडीमीटर से मैंने ऑडी से याद किया, इसलिए इसको ऑडीमीटर मेरे में से निकल गया। ऑडोमीटर बोलते हैं पथ मापी को। तो स्पीडोमीटर को ऐसे याद कर रखना है कि किसी गाड़ी की स्पीड हमें अगर मापनी है तो हम स्पीडोमीटर से मापेंगे। और अगर हम उस गाड़ी की दूरी मापते हैं तो जैसे कि ऑडी गाड़ी होती है तो यही मैंने बोला कि ऑडोमीटर बोलते हैं, मतलब कि कितनी दूर है। तो ऑडोमीटर हम इसको बोल देंगे, तो इस तरीके से ये याद रहेंगे। दूरी मापनी है तो ओडोमीटर, और अगर स्पीड मापनी है तो स्पीडोमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कार का डैशबोर्ड होता है जहाँ से हम इसको मापते हैं। आगे देखते हैं। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथ मापी यानी पथ मापी ओडोमीटर को अपनी नोटबुक पर लिखेगी। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांक की सारणी बनाई, जो कि इस प्रकार से उसने बनाई कि 8 AM पर इतना पाठ्यांक मिला, ये 0 किलोमीटर यहाँ से, फिर 20 किलोमीटर यहाँ से, फिर 40 किलोमीटर, इस तरीके से 60 किलोमीटर, लास्ट में 80 किलोमीटर। तो उसने पूरी सारणी बनाई। तो हम इसको क्या बोलते हैं? पिकनिक स्थल विद्यालय की से कितना दूर था? क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? 9:45 AM तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी? पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे अपने शिक्षक के पास गए और शिक्षक से उन्होंने इस समस्या को हल करने का एक ढंग है, उन्होंने बताया कि हम दूरी समय ग्राफ से इसको पता लगा सकते हैं। तो दूरी समय ग्राफ क्या है ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। अब तो अभी हमने देखा कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर के बारे में हमने जाना। और इसके साथ ही हम किस तरीके से चाल को यहाँ पर निकाल रहे हैं, कैसे किलोमीटर से मीटर में चेंज करने पर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ पर। आप करके देख लीजिए, जो भी समझ में ना आए वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए और जो हमारे एग्ज़ाम में आता है हम वहीं पढ़े, इसलिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाती हूँ। तो ये सब चीज़ें हमने आज जानी। अगर आपको आज ये सब हमने बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स, दोलन, आवर्ती गति, ये सब डिस्कस किया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।